नमस्कार। सबसे पहले तो प्रवाह साक्षी के 21 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी तरफ से बहुत बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएँ। प्रभा साक्षी को लेकर जब भी बात होती है, मुझे पूरी यात्रा दिल के बहुत करीब इसलिए लगती है कि मैं जिन भी संस्थानों में रहा, प्रभा साक्षी की इस 21 साल की यात्रा में तो किसी न किसी कारण से प्रभा साक्षी से जुड़ाव बना रहा। वहाँ पर जिस भी तरीके से संपादकीय गतिविधियाँ चली, उनकी जानकारी मिलती रही और एक परिवार के सदस्य के नाते ही सब शुभ लाभ भी पता लगता रहा और बातचीत भी होती रही और अनेक पड़ावों पर, अनेक अवसरों पर सेमिनारों में ज़िक्र भी हुआ, चर्चा भी हुई। मुझे बहुत खुशी है कि 21 साल के इस पड़ाव पर भी अ, मुझे याद किया गया, बात रखने का अवसर दिया गया। पूरे प्रभासाक्षी परिवार को मैं बहुत बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि डिजिटल के युग में शुरुआती दौर में आँख खोलने वाले बहुत कम ब्रांड्स ऐसे थे, जिन्होंने इस यात्रा को इस तरीके से इतने लंबे समय तक 2 दशक से अधिक समय तक पूरा किया है। उस वक़्त एक ज़माना था जब बहुत सारे अखबार वेबसाइट पर आ रहे थे, बहुत सारे डॉट कॉम खुले थे। लेकिन सभी ने इस यात्रा को इतनी सफलता से इतने शहरों में, इतने स्थानों में मौजूदगी के साथ आगे नहीं बढ़ाया है। डिजिटल मीडिया के इस युग में सच्ची खबरों से ज़्यादा फेक न्यूज़ क्यों हैं? अब जब नीरज जी ने ये विषय मुझे बताया कि डिजिटल के इस युग में सच्ची खबरों से ज़्यादा फेक न्यूज़ क्यों हैं, तो पहले तो मैं पूरी विनम्रता के साथ ये कहूँगा कि इस पूरे विषय से मैं पूरी तरह से इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। वो इसलिए नहीं रखता हूँ कि सच्ची खबरों से ज़्यादा फेक न्यूज़ नहीं है। फेक न्यूज़ की चर्चा ज़्यादा है। फेक न्यूज़ वायरल बहुत होती है। फेक न्यूज़ बहुत लोगों तक पहुँचती है। फेक न्यूज़ व्हाट्सएप पर तेज़ी से दौड़ती है। लेकिन संख्या बल में वो सच्ची खबरों से ज़्यादा नहीं है। देश भर के जो बड़े प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान हैं, जो पत्रकारिता का अभ्यास करने वाले विद्यार्थी हैं, वो सारे लोग मिलकर बहुत सारी अच्छी खबरों को लगातार प्रकाशित कर रहे हैं, बाज़ार में भेज रहे हैं। दिक्कत ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो ये डिजिटल युग के पहले से कहावत चली आ रही है और वो कहावत डिजिटल के युग में चरितार्थ हो रही है। अफ़वाहें तेज़ी से फैलती हैं, झूठ के पाँव होते नहीं हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि फेक न्यूज़ ज़्यादा है। एक अकेली फेक न्यूज़ भी कई सारी सच्ची खबरों से ज़्यादा दर्शक पा जाती है, श्रोता पा जाती है, इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजों में आदान-प्रदान का स्थान पा जाती है। वो इसलिए होता है कि जो जिसमें मसाला है, जिसमें झूठ है, जिसमें रस है, मनुष्य स्वभाव के हिसाब से उसको तवज्जो ज़्यादा मिल जाती है। इस तवज्जो का ये मतलब नहीं है कि सच्ची खबरें कम बन रही हैं या नहीं बन रही हैं या वो संख्या बल में भी हार रही है या गुणवत्ता में भी हार रही है फेक न्यूज़ से। लेकिन इस सवाल में एक आज के समय की महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है क्योंकि इसमें डिजिटल युग भी कहा गया है और इस डिजिटल युग को हमको पहले समझना पड़ेगा। डिजिटल युग के नाम पर हुआ क्या है? डिजिटल युग के नाम पर ऐसा नहीं हुआ है कि प्रभा साक्षी की या अमर उजाला की वेबसाइट बन गई है या अन्य जितने भी प्रकाशन संस्थान हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे आज तक हो, इन्होंने अपने टीवी के साथ या अपने अखबार के साथ एक वेबसाइट भी बना ली और आ गया सब डिजिटल युग। ऐसा नहीं हुआ। दरअसल हम शुरुआत से देखें तो आपसी संवाद और आपसी बातचीत के लिए बहुत निर्धारित मंच थे और चौपालों पे बात होती थी, सब तरीके की होती थी। लेकिन जब टेलीफोन भी आ गया तो टेलीफोन के ज़माने में भी आप टेलीफोन कॉल एक-दूसरे को करते थे आपसी संवाद के लिए और मीडिया जो जनसंचार करता है, जो जनसंवाद करता है मतलब एक ऐसी जानकारी या सूचना या खबर या विश्लेषण जो एक से अनेक तक पहुँचनी है, उसके लिए एक निर्धारित व्यवस्था थी। वो व्यवस्था है कि रेडियो के माध्यम से जाएगा या अखबार के माध्यम से जाएगा या टेलीविज़न चैनल के माध्यम से जाएगा। लेकिन उसके लिए उस संस्थान तक उस खबर को पहुँचना पड़ेगा। उसकी एक समूची संपादकीय व्यवस्था है, जो ये तय करेगी कि इस खबर को जाना है, नहीं जाना है, किस रूप में जाना है। इस पूरी प्रक्रिया के चलते-चलते ही एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मोबाइल भी जब अपने शुरुआती दौर में था, तो वो एसएमएस, टेक्स्ट तक जब तक सीमित था, तब वो आपसी संचार का ही माध्यम था। लेकिन जब से स्मार्टफ़ोन आया और उस पर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स आए, जो ऑरकुट से शुरू होकर फिर फ़ेसबुक और व्हाट्सएप की लंबी यात्रा तक पहुँचे और ट्विटर आ गया, अब इंस्टाग्राम आ गया, कू आ गया, बहुत सारे स्नैपचैट आ गए, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए। लेकिन इनके आने से हुआ क्या है? इनके आने से हुआ ये है कि एक से अनेक तक पहुँचने वाला संवाद अब पारंपरिक संचार माध्यमों का मोहताज नहीं रहा।
जिस दिन एक व्यक्ति अपने कमरे में, अकेले कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के माध्यम से अनेकों लोगों से संवाद करने में सक्षम हुआ, उस दिन परंपरागत संचार माध्यमों की पुरानी मान्यताएं ध्वस्त हुई और ये किसी तरीके से ढोल नगाड़े बजाकर, विधिवत सूचना देकर आई हुई क्रांति नहीं है। ये ऐसी दबे पांव आई हुई क्रांति है जिसने सबको हतप्रभ कर दिया। इसके लिए नियम कानून बनाने वाले तो खैर बहुत देर से जागे, लेकिन 98-99 के दौर में जब ये इंटरनेट माध्यम सशक्त होना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये आगे बढ़ना शुरू हुआ, तब इंटरनेट बहुत शुरुआती दौर में था, डायल अप कनेक्शंस का जमाना था, सबने देखा है। प्रभास साक्षी के शुरुआती साथी जो होंगे वो भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, बल्कि पुरानी यादों में खो जाएंगे कि कैसे एक एक खबर या एक फोटो अपलोड करने के लिए हम लोग संघर्ष करते थे, वो 256 MBPS वाले डायल अप के कनेक्शन के साथ। लेकिन जब उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगे, हम लोग 2G और 3G के दौर में पहुंचे और अब तो 4G और 5G का भी आगमन हो चुका है। 5G का पदार्पण जब हुआ है तब हम प्रभास साक्षी के 21 साल का ये यादगार जश्न मना रहे हैं, जिसके लिए बहुत ही अच्छा विचार आया कि इस तरह की वार्ताएं, इस तरह की बातचीत हो, इस तरह से हम अपनी बात रख सकें। तो इस विचार का जो मिलन बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बहुत सारे शहरों में हिंदुस्तान के 5G का पदार्पण देख चुके हैं, लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है। आपसे किसान भी, चाय वाला भी, दुकान वाला भी, फल वाला भी एक स्मार्टफोन के साथ संवाद करता है। उसके स्मार्टफोन पर कोई वीडियो चल रहा होता है, उसके स्मार्टफोन पर कोई सूचना तैर रही होती है। किसी यात्री की प्रतीक्षा में खड़ा एक कैब वाला घंटों कोई ना कोई वीडियो देख रहा होता है। और ये वीडियो कौन बना रहा है? ये जरूरी नहीं कि ये वीडियो प्रभा साक्षी या अमर उजाला.com बना रहा है। ये कोई एक यूट्यूबर बना रहा है, ये कोई इंस्टाग्राम वाला बना रहा है, वो अपनी रील बनाकर वहां चढ़ा रहा है। तो दिक्कत ये हुई, इससे क्या हुआ? इससे तो ठीक है भाई, एक व्यक्ति संवाद करने में सक्षम हुआ, नहीं, इससे दिक्कत ये हुई कि जो फिल्टर लगा था जनसंचार के रास्ते में, एक जो फिल्टर लगा था कि यार लाखों लोगों तक या करोड़ों लोगों तक कोई सूचना पहुंच जाएगी, तो वो सूचना परख तो ले, जांच तो ले, वो फोटो सही है कि नहीं, वो वीडियो सही है कि नहीं, वो खबर सही है कि नहीं, वो तथ्य सही है कि नहीं। इसकी एक पूरी संपादकीय नीति थी। पत्रकारिता का विधिवत प्रशिक्षण होता है। अब तो बहुत सारे पत्रकारिता के संस्थान खुल गए, वो नहीं भी थे तो आप जिस मीडिया संस्थान में काम करेंगे वहां के वरिष्ठ साथी आपको इस तरह के गहन प्रशिक्षण से गुजारते थे कि आपको समझ में आ जाता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह। और उसमें भी नीचे से ऊपर तक एक पूरी कार्य प्रणाली है जिसमें कहीं ना कहीं छलनी लगकर खराब चीज बाहर रह जाएगी और अच्छी चीज आगे जनता तक चली जाएगी। ये छलनी हट गई। इस छलनी के हटने से ये हुआ है कि जो लोग एक लंबे समय से इस कोशिश में लगे थे कि कैसे करके गलत खबरें, बुरी खबरें, अपना एजेंडा या अपनी विचारधारा को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दें, उन लोगों को एक हथियार मिल गया, उन लोगों को एक माध्यम मिल गया, उन लोगों की आंखें चमक उठी। उनको लगा कि अब जो रेडियो या अखबार या टेलीविजन चैनलों पर हमारा आश्रय था वो खत्म हुआ। यहाँ पर बैठे संपादकीय लोग हमारे इस झूठ को, षड्यंत्र को पकड़ लेते हैं, हमारे इस झूठ को बेनकाब कर दिया जाता है और हम अपना एजेंडा नहीं चला पाते हैं। हमारे इस एजेंडा न चला पाने की वजह से हम दुष्प्रचार नहीं कर पा रहे, समाज में वैमनस्य नहीं पैदा कर पा रहे। हमारे बरसों के बरसों की कुंठा से उपजी हुई जो कोई एक विचारधारा है जो समाज के हित में नहीं है, जिसको संपादकीय प्रणाली के तहत रोक दिया जाता था, उसको भी आगे लाने का हमको अवसर मिल गया है। इस वजह से ये फेक न्यूज या झूठी खबरें बहुत ज्यादा गढ़ी जा रही हैं, रची जा रही है, प्रोपेगेंडा वॉर चलता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ये जो सारा नया माध्यम खड़ा हुआ है, इसमें जो प्रविष्टि के लिए संघर्ष है वो बहुत कम है। प्रविष्टि के लिए संघर्ष मतलब अंग्रेजी में कहें तो एंट्री लेवल बैरियर जो होता है। अगर आपको रेडियो में तो अभी भी सरकारी माध्यम के अलावा समाचार प्रसारित नहीं हो सकते, प्राइवेट एफएम चैनलों को, निजी एफएम चैनलों को अभी भी मनाही है। अखबार आपको खोलना है तो आरएनआई का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण आपके लिए आवश्यक है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास जानकारी जाती है, जो संपादक होता है उसकी विधिवत सारे थानों में, सरकारी माध्यमों में सूचना होती है कि भाई ये समाचार चयन के लिए जिम्मेदार है और कुछ गड़बड़ी होगी तो इनको पकड़ा जाए। टेलीविजन चैनलों की भी सूचना प्रसारण से लाइसेंस मिलता है, सैटेलाइट के राइट्स लेने पड़ते हैं, हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, तब जाकर आप टीवी चैनल खोल सकते हैं। लेकिन डिजिटल माध्यम में क्या है? एक लैपटॉप या एक मोबाइल आपको चाहिए, एक डोमेन बुक कर लीजिए, नहीं बुक करना हो तो जो उपलब्ध माध्यम है यूट्यूब जैसे, इंस्टाग्राम जैसे, जिसमें कोई डोमेन आपको बुक नहीं करना, खाली अपना चैनल बनाना है और अपनी बात कहना शुरू कर देना है।
उससे भी आगे आपके पास मोबाइल फोन है तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज बना लीजिए और उसको वायरल कीजिए। वायरल करने के भी अपने नए नए तरीके आ गए हैं। पेड प्रमोशंस भी होते हैं, पैसा लगा कर भी खबरों को दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है। इस वजह से ये झूठ के पांव नहीं होते। उसके आगे के डिजिटल युग की एक कहावत ये है कि अब जो झूठ है उसको जेट की गति से दौड़ाया जा रहा है, उसको वायरल किया जा रहा है। तो झूठ जल्दी वायरल हो जा रहा है क्योंकि उसके पीछे फ्यूल लगाया जा रहा है बदमाशी का, षड्यंत्र का, दुराचार का, ढकोसले का। तो उसके पीछे जो ये ईंधन है झूठ का, शरारत का, आईटी सेल्स बने हुए हैं। हम जानते हैं राजनीतिक पार्टियों के आईटी सेल बने हुए हैं, वो भी तरह तरह के झूठे मीम्स बनाकर, गलत खबरें बनाकर, भ्रामक खबरें बना, क्योंकि वो समाचार माध्यमों को देंगे तो हम तो नहीं चलाएंगे। प्रभास साक्षी के पास कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता आकर कोई गलत खबर, गलत सूचना या उसके पक्ष की ऐसी सूचना जो समाज के हित में नहीं है, हम चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। लेकिन उनके आईटी सेल्स के पास अब ये मौका है, ये हथियार है। तो इस झूठ के न केवल पांव गायब हैं और ये तेजी से हवा में उड़ते हुए मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंच पा रहा है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारा पैसा लगा है, बुरे इरादे लगे हुए हैं। तो जो सवाल मुझे ये नीरज जी के माध्यम से मिला है, नीरज जी का आभारी हूँ क्योंकि डिजिटल में लगातार काम करता हूँ, इसको सोता ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं कह सकता हूँ। तो मैं ये देख पाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि सच्ची खबरें कम हैं, लेकिन झूठी खबरें जो हैं वो तेजी से फैल रही हैं या फैलाई जा रही हैं। उनको फैलाने के लिए एक पूरी मशीनरी, एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है। उस मशीनरी की वजह से हमको झूठ सच पर हावी होता हुआ भी कई बार दिखाई देता है, लेकिन लंबे समय में वो झूठ शांत हो जाता है। एक बड़ी चीज ये भी समझनी होगी कि ये पूरे मीडिया का संक्रमण काल है, जिसमें पुराने परंपरागत माध्यम इस नए माध्यम से संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों आपस में टकरा रहे हैं, दरअसल नहीं टकरा रहे हैं। जो परंपरागत माध्यम है, उनके परंपरागत न कहकर हम ये कह सकते हैं कि जिम्मेदार माध्यम है, जवाबदेह माध्यम है। उनकी जवाबदेही, उनकी उपयोगिता बनी रहेगी। मैं इसको संक्रमण काल इसलिए कहता हूं कि इस मीडिया को ग्रहण करने वाली जो पीढ़ी आई है नई, वो भी इन सारी बातों से नावाकिफ है। उसके लिए भी ये नया दौर है। नई पीढ़ी अगर घर में रखा हुआ अखबार नहीं पढ़ रही है और मोबाइल पर या ट्विटर के माध्यम से या गूगल के सर्च के माध्यम से जानकारी को ग्रहण कर रही है। जानकारी शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है, जिसको मैं हाईलाइट भी करना चाहूंगा, रेखांकित करना चाहूंगा। वो ज्ञान नहीं ग्रहण कर रहे हैं, जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। जानकारी जो होती है उसका विश्लेषण किए बिना वो बेकार है, कूड़े का ढेर है। अगर जानकारी का विश्लेषण करने की क्षमता आप में नहीं है तो उसको ज्ञान में परिवर्तित नहीं आप कर पाएंगे। तो ये जानकारी प्राप्त करने वाली जो नई पीढ़ी है, ये भी बहुत सारी बुनियादी चीजों से ना वाकिफ है। जब ये सारे परिपक्व होंगे, नए मीडिया में आए हुए नए लोग भी परिपक्व होंगे, तब हम बुराई और अच्छाई को फिर से ढंग से छान पाएंगे। हम नई तरह की छलनी बना पाएंगे, नए तरह के फिल्टर लगा पाएंगे। आप देख भी रहे हैं कि बहुत सारे फैक्ट चेक के संस्थान खुल गए हैं। फैक्ट चेकिंग को विधिवत एक अभ्यास बना लिया है बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने। गूगल और फेसबुक जैसे बड़े बड़े संस्थान तो फैक्ट चेक को आगे बढ़ाने के लिए पैसा लगाते हैं, टीमें खड़ी करते हैं। वो इसलिए भी करते हैं कि इस फेक न्यूज से या झूठी खबर से उनकी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। फेसबुक और गूगल पर लाखों करोड़ों के दावे किए गए हैं, उनको जुर्माना भी भरना पड़ा है। उनको विभिन्न देशों की सरकारों ने अदालतों में कटघरे में भी खड़ा किया है, अपने यहाँ बुलाया है, समितियां बिठाई हैं। वो इसलिए है कि बहुत सारी खबरें अब सीधे समाचार माध्यमों की बजाय गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम या ट्विटर या व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से प्रसारित हो रही हैं। और इन माध्यमों ने इन झूठी खबरों को रोकने के लिए क्या किया है? जब सरकारें इनसे पूछती हैं, इनके पास उत्तर नहीं होता। इसलिए फैक्ट चेक पर, झूठी खबरों को पकड़ पाने के पूरे इस प्रक्रिया पर काफी खर्च कर रही है। हालांकि इसका भी प्रतिशत बहुत छोटा है। इसलिए नीरज जी के सवाल में एक बात तो सही है कि ये फैक्ट चेक जो हो रहा है इसका प्रतिशत छोटा है। इसलिए कई बार झूठ छलनी से बाहर निकलकर उछल उछल कर इधर उधर कूदने फांदने लगता है। लेकिन मैं इस कूद फांद से एक पत्रकार होने के नाते बहुत परेशान नहीं होता। मैं जब परेशान तब होता हूं जब जो पत्रकार हैं, जिन्होंने इसका परीक्षण लिया है, प्रशिक्षण लिया है, माफ कीजिएगा, जिन्होंने इसका प्रशिक्षण लिया है, जो सच झूठ का अंतर समझते हैं, वो भी इसका शिकार होते हैं। बिना देखे खबर को आगे बढ़ा देते हैं, बिना देखे ट्वीट कर देते हैं, बिना देखे व्हाट्सएप को या उस पर खबर तक बना बैठते हैं। तब दिक्कत होती है। अगर पारंपरिक मीडिया संस्थानों की छलनी मजबूती से काम करती रहेगी, तो वहां पर बैठे हुए पत्रकार सच झूठ को अलग कर पाएंगे। तो अब जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से अब उसकी बदनामी हो ही गई है, फेसबुक ज्ञान या गूगल ज्ञान के नाम से उसकी बदनामी इसलिए हो गई कि लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ जो कुछ भी है वो सारा का सारा सच नहीं है। तब वो आते हैं अमर उजाला जैसे संस्थान के पास, प्रभा साक्षी जैसे संस्थान के पास, कि देख लें यार, ये कल जो व्हाट्सएप पे पड़ा था या फेसबुक पे बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है वो सच भी है कि नहीं।
इससे तो बल्कि तस्दीक हो रही है पारंपरिक मीडिया संस्थानों की उपस्थिति की, और उनकी उपस्थिति मजबूत होगी। बस हमको अच्छे बुरे का फर्क लगातार करना होगा। फेक न्यूज को फेक ही जनता माने, और मीडिया संस्थानों की प्रतिष्ठा या पत्रकारिता कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ मीडिया संस्थान पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि ये नया माध्यम, डिजिटल माध्यम उसको वो करने की गुंजाइश देता है, छूट देता है, स्वतंत्रता देता है। मैं इस स्वतंत्रता का स्वागत करता हूं, सिर्फ तब तक जब तक इस छूट का, इस गुंजाइश का दुरुपयोग ना हो, इसके पीछे कोई अपना व्यक्तिगत एजेंडा ना चलाए, कोई बुराई समाज में ना फैलाए। तो कोई व्यक्ति अगर जवाबदेही के साथ इन खबरों का प्रसारण करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका स्वागत है। मुझे यही लगता है कि आगे जाकर ये गंदा पानी और अच्छा पानी अलग हो पाएगा। अभी दोनों मिल गए हैं और इन दोनों को अलग करने का कई बार बड़ा संकट हो जाता है। इसलिए इस तरह के सवाल जो आज मुझे बातचीत के लिए दिया गया है कि डिजिटल के इस युग में सच्ची खबरों से ज्यादा फेक न्यूज क्यों हैं, उठने लगते हैं। इन सवालों का उठना वाजिब है, लेकिन जवाब यही है कि संक्रमण काल से जब हम बाहर निकलेंगे तब हम एक परिपक्व राष्ट्र भी होंगे, पूरी दुनिया भी बेहतर विश्व के रूप में स्थापित होगी, लोग सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए भी परिपक्व होंगे, उनको सही माध्यम और गलत माध्यम का फर्क पता लगेगा। खाली इस तरह की बातचीत में हमको लगातार रेखांकित करना होगा कि हो क्या रहा है, सही माध्यम कौन से हैं, गलत माध्यम कौन से हैं। आपके दिमाग पर प्रभाव डालने वाली सूचना, आपके परिवार को, समाज को और देश को प्रभावित करने वाली सूचना अगर गलत है तो वो कितनी ज्यादा उसकी बुराई होनी चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए, उसकी गंभीरता क्या है। इसलिए इस तरह की वार्ताएं आवश्यक है। मुझे प्रभा साक्षी के मंच से आपने इस बात को रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत आभारी हूं। और मैं एक बार फिर प्रभा साक्षी परिवार को, सभी साथियों को जो इस पूरी यात्रा में शामिल रहे हैं, चाहे आज इस समय प्रभा साक्षी का हिस्सा है या किसी भी समय रहे हों, मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और मैं यही विश्वास भी करता हूं, यही कामना भी करता हूं कि प्रभा साक्षी की यह यात्रा इसी तरीके से अनवरत जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।